वेलकम टू दिस अनदर वीडियो ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की। सो कोई भी मटेरियल करंट कैरी करता है या नहीं, वो डिपेंड करता है क्या उसके पास कैरियर्स हैं। और ये जो करंट कैरियर्स होते हैं जनरली दो फॉर्म में हम उनको देखते हैं, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दूसरे आयंस होते हैं। ठीक है, तो जब हम मेटल्स के अंदर कंडक्टेंस की बात करते हैं तो हम आयंस की बात नहीं करते, बिकॉज जब हम आयंस की बात तभी करते हैं जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की बात करते हैं, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया। बट व्हेन यू टॉक अबाउट सॉलिड मेटल्स, उनके अंदर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, यानी जो वायर के अंदर कंडक्टिविटी होती है, जो हमारे घरों में जो है बिजली पहुंचाती है हर इक्विपमेंट तक, और जो है पावर स्टेशन जो होते हैं वहां से आती है, तो वो जो बिजली है उसके अंदर जो कंडक्टिविटी वो मेटलिक कंडक्टिविटी होती है, और वहां पे जो कैरियर्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आइए देखते हैं कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिपेंड करता है। तो पहला जो फैक्टर है वो है नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। तो आपको जो मेटल है, ठीक है, वो बेसिकली उसका नेचर कैसा है। नेचर इन द सेंस के जैसे अल्कली मेटल्स जो हैं, राइट, जिनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है बहुत कम होती है, जिनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत इजीली मूव करते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स, राइट। उसी तरह से ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स के जो ट्रांजिशन सीरीज ग्रुप के जो एलिमेंट्स है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के, जैसे कॉपर है, Fe है, दे आर ऑल्सो गुड कंडक्टर्स, राइट। सो बेसिकली जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है मेटल का वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंडक्टिविटी में। एंड एज आई सेड, नेचर बहुत मैटर करता है। तो अल्कली एंड अल्कली अर्थ जो है, ऑब्वियसली उनके जो एलिमेंट्स हैं जो इस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, दे आर नेचुरली गुड कंडक्टर्स बिकॉज दे हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव वेरी इजीली विद इन द स्ट्रक्चर। उसके बाद जो दूसरा फैक्टर है, ऑब्वियसली वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। कितने आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जितने ज्यादा आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही ज्यादा आपकी कंडक्टिविटी होगी, राइट। हम मेटल्स के केस में बात कर रहे हैं, वैसे तो नॉन मेटल्स में कई ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट नॉन मेटल्स की खासियत यही है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन से बहुत प्यार करते हैं, एकदम टाइटली पकड़ के रखते हैं, उनको कहीं जाने नहीं देते। तो उनका मूवमेंट बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड रहता है। ऑन दी अदर हैंड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होता है किसी भी मेटल के अंदर वो काफी फ्री रहता है, बिकॉज मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को उतना प्यार नहीं करते। सो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पॉइंट है, इट्स ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू मेटल्स। कि अगर हम दो मेटल्स को कंपेयर करें, मेटल ए और मेटल बी को, और अगर मेटल बी के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, तो हम बोल सकते हैं कि बी की कंडक्टिविटी ए से ज्यादा होगी। एंड ऑब्वियसली तीसरा पॉइंट टेम्परेचर है, जो कि बहुत ज्यादा मैटर करता है मेटल्स के केस में, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ता है, राइट। तो अगर आप मान लीजिए एक वायर की कंडक्टिविटी चेक कर रहे हैं रूम टेम्परेचर पे, और वही सेम कंडक्टिविटी आप चेक कर रहे हैं 70 डिग्री सेल्सियस पे, सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज दैट के हायर टेम्परेचर पे कंडक्टिविटी कम हो जाती है, बिकॉज जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो रेजिस्टेंस जो है आता है इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में वो बढ़ जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस द कंडक्टिविटी डिक्रीज, राइट, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो कंडक्टिविटी एंड टेम्परेचर इन केस ऑफ मेटलिक कंडक्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और इसीलिए इसका उल्टा भी हमने देखा हुआ है कि जब आप बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर क्रिएट करते हैं तो मेटल्स स्टार्ट बिहेविंग लाइक सुपर कंडक्टर्स, दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक सुपर कंडक्टर्स। और कुछ हद तक हम सफल हुए हैं इस सिमिलर लेवल की सुपर कंडक्टिविटी प्रोड्यूस करने के लिए एट ऑलमोस्ट थोड़े बहुत जो है हायर टेम्परेचर पे। बट अभी भी जो है जो नॉर्मल टेम्परेचर है जिसमें हमारे वायर्स जो है करंट कैरी करते हैं, उस लेवल पर हम जो है सुपर कंडक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं कर पाए। अगर आप में से कोई आगे चलकर करता है तो वेल, फॉर श्योर विल हैव टू गो टू स्टॉकहोम टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। बट यस, उस पर जो है काम चल रहा है, और इंडिया में भी आईआईएससी में बहुत ही बेहतरीन काम चल रहा है सुपर कंडक्टर्स को लेकर। इनफैक्ट बीच में एक दावा हुआ था कि आईआईएससी के साइंटिस्टों ने सुपर कंडक्टिविटी रूम टेम्परेचर पे क्रिएट की है, राइट। सो दोज आर द थिंग्स विच आर इंटरेस्टिंग, जिस पर आप आगे चल के काम कर सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं दूसरे ऐसी स्पीसीज की जो करंट कंडक्ट करती हैं। तो जैसा हमने देखा कि दो तरह की स्पीसीज जो है करंट कंडक्ट करती हैं, दोनों के बीच में कॉमन ये है कि दोनों के पास चार्ज है। एक होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मैटर करते हैं आपके मेटल्स के केस में, और दूसरे होते हैं आपके आयंस जो मैटर करते हैं सॉल्ट्स के केसेस में, इलेक्ट्रोलाइट के केसेस में, ठीक है। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसी स्पीसीज होती हैं जो पानी में जाके अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में डिवाइड हो जाती हैं, राइट। They are initially neutral, but once they go into water, they break down into positive and negative ions, and those individual ions are responsible for conductivity. So when we talk about conductivity of electrolyte, we talk about ions. Okay. So पहली चीज जो मैटर करती है इलेक्ट्रोलाइट के केस में वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यानी सीधी सी बात है,
दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं खास करके, राइट। एक होते हैं आपके स्ट्रांग, एक होते हैं वीक। तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स ये होते हैं जो पानी में पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं या ऑलमोस्ट 99% से ज्यादा डिसोसिएशन दिखाते हैं। ऑन दी अदर एंड जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका डिसोसिएशन बहुत कम होता है। तो मान लीजिए कि सीधा सीधा फर्क आप देख सकते हैं। मान लीजिए आपके पास जो है एक सॉल्ट है AB और एक सॉल्ट है CD। तो अगर AB स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो पानी में जाने के बाद पूरी तरह से टूट जाएगा A+ और B- में। पर CD जो है वो C+ और D- में कन्वर्ट होगा, पर सिर्फ 50% या उससे भी कम, और 50% जो CD है वो अभी भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा। तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स में जो डिसोसिएशन होता है वो कंप्लीट होता है पूरी तरह से। जो सॉल्ट है या इलेक्ट्रोलाइट है वो आयंस में टूट जाता है, पर वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा नहीं होता। दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन स्ट्रांग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। दूसरी जो चीज है जो फैक्टर कंट्रोल करता है एक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को, वो है साइज ऑफ द आयंस। क्यों? बिकॉज जब आप किसी भी प्रोटिक सॉल्वेंट में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में अगर आप कोई आयन डालते हैं तो एक चीज देखने को मिलती है जिसे कहा जाता है सॉल्वेशन। तो क्या होता है, जैसे पानी में Na+ गया तो क्या होता है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह से चारों तरफ से जो है घेर लेते हैं आयंस को। खास करके जैसे सोडियम का मैंने दिखाया, ऐसे कोई भी कैटायन होगा तो पानी के मॉलिक्यूल से चारों तरफ से घेर लेंगे। तो इस समय वाटर के बीच में और सोडियम के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है, देयर इज सम अट्रैक्शन, और उस अट्रैक्शन की वजह से हीट रिलीज होगी। बिकॉज मैंने बताया जब भी बॉन्ड बनेगा एनर्जी रिलीज होगी। तो जो हीट रिलीज होती है उसे हम कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी, बिकॉज वाटर जो है यहाँ पे सॉल्वेंट है। पर अगर ये दूसरा कोई सॉल्वेंट होता तो इसे हम सॉल्वेशन एंथैल्पी कहते हैं। अब आप देख रहे हैं कि सोडियम के इर्द गिर्द वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो जितने ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स किसी भी आयन के आजू बाजू आएंगे, उस पर्टिकुलर आयन की जो मूवमेंट होगी, जो मोबिलिटी होगी, उतनी कम हो जाएगी। और जितने कम वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ही वो इजिली मूव कर पाएगा। तो एक चीज देखी गई है कि जितना छोटा आयन होता है उतने ही ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स उसके इर्द गिर्द आते हैं। यानी लेसर द साइज ऑफ द कैटायन, मोर इज द सॉल्वेशन, राइट, एंड लेस विल बी द कंडक्टिविटी। बिकॉज जितने ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल्स आपको घेर लेंगे, आपका घूमना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए छोटे आयंस स्लोली मूव करते हैं कंपेयर टू द बिगर आयंस, बिकॉज बड़े आयंस का सॉल्वेशन कम होता है, उनके इर्द गिर्द पानी के मॉलिक्यूल्स कम होते हैं, वो सब एकला चलो रहे होते हैं, अकेले चलते हैं। बट ऑन दी अदर एंड इफ यू आर अ स्मॉल आयन तो आपकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आप अपने आजू बाजू ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करते हैं। सो योर ओवरऑल मोबिलिटी इज लेसर, right? So that is why the size of the ions is very important when it comes to mobility or the speed of the ions. Usually ऐसा लगता है इंट्यूटिवली कि छोटे आयन ज्यादा स्पीडीली मूव करने चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। जितना छोटा आयन होता है, चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होती है, उतनी ही स्पीड आयन की कम होती है। अगला जो पॉइंट है वो है नेचर ऑफ सॉल्वेंट्स एंड इट विस्कोसिटी। सो ऑब्वियसली सॉल्वेंट कैसा है आपका, पोलर है, नॉन पोलर है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। प्लस विस्कोसिटी, जो आप जानते हैं कि आप पानी को गिराते हैं और आप हनी को गिराते हैं तो पानी इतना इजीली मूव करता है, ऑन दी अदर हैंड हनी स्लोली मूव करता है। तो जो मूव करने की प्रॉपर्टी है, राइट, कितना इजीली आप फैल सकते हैं, वो जो है विस्कोसिटी होती है लिक्विड में, जो कि हनी की और शुगर के सोल्यूशन की वाटर से ज्यादा होती है। तो सीधी सी बात है, जितना ज्यादा आपका लिक्विड मोटा होगा, जितनी उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, उतना ही इलेक्ट्रोलाइट्स को मूव करना मुश्किल होगा। So viscosity and conductance is something you can call as inversely proportional. More is the viscosity, lesser is the conductivity. और अगली चीज ऑब्वियसली कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आती है। तो जनरली हमने देखा है कि जब कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, पहले तो आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो बिकॉज नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, और एक्चुअली आयंस ही वो चीज है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो आयंस के बढ़ने से नंबर ऑफ करंट कैरियर्स बढ़ रहे हैं, तो कंडक्टिविटी भी बढ़नी चाहिए, पर ये एक हद तक ही बढ़ती है। उसके बाद जब आप कंसंट्रेशन बढ़ाने लगते हैं तो ग्राफ आपका गिरने लगता है। क्यों? बिकॉज क्या होता है, जब आप बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन ले लेते हैं तो फिर आयंस की डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है और वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते। इसे मैं ट्रैफिक प्रिंसिपल कहता हूं कि ट्रैफिक में कैसे कभी एक्सीडेंट नहीं हो सकता। जनरली जो बड़े एक्सीडेंट होते हैं वो कैसे होते हैं कि जो है फ्री, जो एकदम रास्ता खाली होता है और गाड़ियां बहुत स्पीड से आके टक्कर मारती है किसी दूसरी गाड़ी को। बट ट्रैफिक जब ज्यादा होता है तो ऑलरेडी आप स्लोली मूव कर रहे होते हैं, थोड़ा सा आपकी गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा सकती है, पर इतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं हो सकता किसी की जान चली जाए, ठीक है। तो जब कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो ट्रैफिक प्रिंसिपल याद रखना कि जो ट्रैफिक है आयंस के बीच में इतना बढ़ जाता है कि वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते। और सीधी सी बात है, अगर आयंस फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली उनकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। अब टेम्परेचर का जो मामला है वो मेटल से अलग है। मेटल्स में हमने देखा था कि टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी कम होती है, क्योंकि मेटल्स के केस में रेजिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने से। पर इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है, जो डिसोसिएशन होता है आयंस का वो बढ़ता है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं और इससे कंडक्टिविटी भी बढ़ती है।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मेटलिक कंडक्टिविटी और आयनिक कंडक्टिविटी वो क्या होते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। और उसी में का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मोलर कंडक्टिविटी। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोलर सॉल्यूशन जब हम लेते हैं और उसकी कंडक्टिविटी मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मोलर कंडक्टिविटी। अब यहां पे देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ दैट वी आर लुकिंग एट। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ डज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट वेरीज विद द चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इस तरफ हमने कंडक्टिविटी ली है, इस तरफ हमने कंसंट्रेशन लिया हुआ है। अब देखिए इस तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब यहां से आप यहां जा रहे हो तो हम डाइल्यूट कर रहे हैं, बिकॉज कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं, नहीं डाइल्यूट करना। अब एक चीज देख रहे हैं, जब आप कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी एकदम शार्पली इंक्रीज हो रही है। ऑन दी अदर हैंड जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है KCl, उसकी कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ उतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही है पर उतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मैंने आपको बताया कि उनकी खासियत होती है कि पानी में डालने के बाद वो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं कि वो पूरी तरह से K+ और Cl- में टूट जाएंगे। तो जब पानी डालते हैं ना तो क्या होता है कि जो आयंस के बीच का इंटरेक्शन होता है, राइट, थोड़ा सा जो ट्रैफिक होता है वो कम हो जाता है। जैसे मैंने बताया था ट्रैफिक बहुत मैटर करता है, कब कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है तो ऑब्वियसली ट्रैफिक जो है वो बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है आयंस फ्रीली मूव नहीं कर सकते, तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। पर जब आप पानी डालते हैं, आप डाइल्यूशन करते हैं, तो क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता है आयंस के बीच में, उनके बीच की जो उनका जो इंटरेक्शन था, जो ट्रैफिक था वो कम हो जाता है, वो फ्रीली मूव करते हैं। और अगर वो फ्रीली मूव करेंगे तो ऑब्वियसली कंडक्टिविटी बढ़ेगी। इसीलिए इवन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी डाइल्यूशन करने पे जो है कंडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता है, उनके बीच का इंटरेक्शन कम होता है। बल्कि यहां पे कोई नए आयंस नहीं बनते हैं। पानी डालने पर कभी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कोई नए आयंस नहीं बनेंगे, ये बात आप हमेशा याद रखना, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पानी में डालने में पूरी तरह से डिसोसिएट हो सकता है। जितना उसे होना चाहिए था वो हो चुका होता है, और पानी डालने पे कोई भी नए आयंस नहीं बनते। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डज नॉट चेंज, and the reason for the increase in conductivity of strong electrolyte is because by dilution the interatomic interaction, the interionic interaction decreases, they get more volume and they can move more freely. If the ions can move more freely for any reason, the conductivity would also increase. Now there's very interesting case for weak electrolytes. Weak electrolyte के केस में क्या होता है कि unlike strong electrolyte आप जानते हैं कि उनका dissociation पूरी तरह से नहीं हुआ होता। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट इसीलिए कहा जाता है वीक, क्योंकि खाली 100% में से 20 या 30% ही जो मॉलिक्यूल है वो आयंस में टूटते हैं या आयनाइज होते हैं। पर जब आप और पानी डालते हैं, जब आप और पानी डालेंगे तो जो अल्फा है, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, वो और बढ़ जाएगा, यानी और ज्यादा जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है वो टूटना स्टार्ट होंगे आयंस में। तो क्योंकि ज्यादा पानी डालने पे ज्यादा आयंस बनेंगे, तो ज्यादा आयंस के बनने से कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। इसीलिए जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन पर जो कंडक्टिविटी का ग्राफ है वो शार्पली इंक्रीज होता है, बिकॉज आप जितना पानी डालेंगे उतना ज्यादा जो है डिसोसिएशन होगा, उतने ज्यादा नए आयंस बनेंगे और उतनी ही कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ऑन दी अदर हैंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कोई भी नए आयंस नहीं बनते, सिर्फ डिस्टेंस बढ़ता है, इंटरेक्शन कम होता है, जिससे कंडक्टिविटी बढ़ती है। इसीलिए हम देखते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो ग्रोथ है इंक्रीज इन कंडक्टिविटी का, वो बहुत ही शार्प है मोलर कंडक्टिविटी का। ऑन दी अदर हैंड इट्स नॉट रियली शार्प इन केस ऑफ KCl। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा, डाइल्यूशन से दोनों की कंडक्टिविटी बढ़ती है पर शार्पली इंक्रीज होती है वीक के केस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। और उसका रीजन सीधा सीधा ये है कि डाइल्यूशन करने से जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है, नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ते, जस्ट उनके बीच का इंटरेक्शन कम होता है, स्पेस बढ़ती है, जिसकी वजह से वो इजीली मूव कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड टॉपिक। तो यही सारी चीज मैंने यहाँ पे समझाई हुई है। पर एक इंटरेस्टिंग चीज है जिसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन, राइट। सो बेसिकली क्या होता है, जब आप बहुत ज्यादा पानी डाल देते हैं और कॉन्सेंट्रेशन एकदम नेग्लिजिबल हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहते हैं। और उस टाइम पे जो कंडक्टिविटी होती है किसी भी सॉल्ट की, उसे कहा जाता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, राइट। सो कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज कॉल्ड एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो उसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जो कि कॉर्लोस नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था। इन्होंने कहा था कि जब आप एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट को इस हद तक डाइल्यूट कर देते हैं कि बहुत कम उसके आयंस बचते हैं, तब उसकी जो कंडक्टिविटी है वो एक्चुअली सम टोटल होती है उसके इंडिविजुअल आयंस की कंडक्टिविटी के बराबर। यानी अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है XY और जब आपने इनफाइनाइट लेवल तक इस सॉल्ट को डाइल्यूट कर दिया है, तो द कंडक्टिविटी ऑफ XY विल बी सम टोटल ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ X+ and Y- at infinite dilution. We are talking about infinite dilution
बिकॉज इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ही जो कंडक्टिविटी होती है उसी को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहा जाता है। अब इस कॉन्सेप्ट की जो है यूटिलिटी क्या है, कहां पे इस कॉन्सेप्ट को यूज किया जा सकता है। तो पहले तो मैं आपको जैसे एग्जांपल दे दूं कि Na2SO4 है, अगर उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिखनी है तो हम पूरे सॉल्ट की कंडक्टिविटी नहीं लिखते, हम लिखते हैं इट इज सम टोटल ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ Na+ आयंस एंड SO4 - 2 आयंस। उसी तरह से NaCl के लिए होगा Na+ आयंस Cl- आयंस, ठीक है। अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो ये है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की मदद से आप वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं उनकी कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहां पे देखिए एसिटिक एसिड है जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी हमको मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है, तो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं उनकी मदद से फाइंड करेंगे। तो हमें तीन सॉल्ट्स दिए हुए हैं, सोडियम एसिटेट, NaCl, HCl, इन्हीं को प्लस माइनस करके आपको कुछ ऐसा करना है कि आपको CH3COOH की जो है वैल्यू मिल जाए। देखिए बहुत ही आसान प्रक्रिया है। एसिटिक एसिड के अंदर 2 आयन है, CH3COO- और H+। तो कुछ भी करके हमें इस तरह से सब्सट्रैक्शन और एडिशन करना है कि लास्ट में हमारे पास 2 ही आयन बचे, CH3COO- और H+, और उनकी कंडक्टिविटी को हम प्लस कर देंगे तो जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू द कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। तो पहले तो हमें एसिटेट आयन चाहिए, तो इन तीनों में से पहले वो वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लीजिए जिसके अंदर एसिटेट आयन आता है, तो वो है सोडियम एसिटेट, तो वो हमने ले लिया। अब दूसरा हमारे काम का आयन है H+, तो अब इन 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में से वो इलेक्ट्रोलाइट लीजिए जिसके अंदर H+ आता है, तो वो HCl है, तो प्लस हमने HCl कर दिया। अब देखिए यहां से CH3COO- यहां से CH3COO- की कंडक्टिविटी मिल जाएगी और यहां से मिल जाएगी कंडक्टिविटी H+ की, पर अभी भी Na+ बच रहा है यहां पे और Cl- बच रहा है जो हमारे किसी काम के नहीं है, तो इनकी कंडक्टिविटी हम कंसिडर नहीं कर सकते। इसीलिए हम जो NaCl दिया हुआ है उसकी कंडक्टिविटी माइनस कर देते हैं, तो Na+ और Cl- की कंडक्टिविटी नलीफाई हो जाती है और लास्ट में बचता है CH3COO- और H+। तो जब आप आंसर प्लस करेंगे, एडिशन करेंगे, द कंडक्टिविटी यू गेट इज नथिंग बट द कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH, ठीक है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं, जैसे आपके पास NH4Cl है, ये तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, आपके पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है NH4OH। इसकी कंडक्टिविटी अगर आपको फाइंड करनी है, ठीक है, और आपको इसके लिए सॉल्ट्स दिए होंगे जैसे कि NH4Cl ऊपर मैंने लिखा है, उसके बाद दिया होगा NaOH, ठीक है, और उसके बाद दिया होगा NaCl। तो NH4OH का फाइंड करना है, तो सीधी सी बात है आपको 2 आयंस की कंडक्टिविटी चाहिए, NH4+ और OH-। तो हमें एक ऐसा सॉल्ट चाहिए जिसके पास NH4+ हो, फिर एक ऐसा सॉल्ट चाहिए जिसके पास OH- हो, राइट। तो पहले NH4+ वाला आयन कौन सा है, सॉल्ट कौन सा है, NH4Cl, तो ये आ गया आपका NH4Cl। प्लस OH- वाला कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, तो NaOH है, NaOH है। तो यहां से NH4+ का जो है कंडक्टिविटी मिल जाएगा, यहां से OH- का मिल गया, हो गया आपका काम NH4OH। पर Na और Cl आपके किसी काम के नहीं है, तो माइनस NaCl, दैट्स इट। तो इस तरह से आप किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हो अगर आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी दी है, राइट। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।